और 4-5 पुलिस वाले मुझे खींच के लेके जाते हैं और गाड़ी से डालने के से पहले मैंने हाथापाई करनी शुरू की कि मुझे छोड़ा जाए, लेकिन जब मैं नीचे गिर जाती हूँ मुझे लातों से मारा जाता है, जितनी कोशिश की उन्होंने मारा, लेकिन दोबारा से फिर उसे गाड़ी में डाल के एक सुनसान एरिया में ले जाके खड़ा कर दी जाती है गाड़ी, कुंडली एरिया में। तो फिर वहाँ पे जाके खड़ी करके गाड़ी पूरी खोल दी गई और जो भी मार सकता था उसने मारा। जैसे वर्दी किसी के पहनी थी, किसी के नहीं पहनी थी, और लेडीज पुलिस कोई भी नहीं थी। उन्होंने जिस तरीके से मारना, बहुत बुरे तरीके से मारा। एक ने मेरे बाल पकड़े, दूसरा मारना शुरू कर रहा था, तो बहुत बुरे तरीके से मारा। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर मारेंगे तो बाहर न्यूज़ जाएगी, पता चल जाएगा, तो हमारे ऊपर बात आएगी, तो फिर कुंडली थाने में ले जाया गया। तो वहाँ पर एक 10 नंबर कमरा था, वहाँ पे अंदर लेके जाके पुलिस वालों ने ये बोला कि इसको पानी पी पी के पीटना है। हम लोग बताएंगे कि दलित लोग कैसे अपना जो सर झुका हुआ उठा के लोगों को इकट्ठा करेंगे और हमारे खिलाफ भड़काएंगे। तो उन लोगों ने एसएचओ ने खुद वहाँ पे खड़े होके मुझे पिटवाया, और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी लात मारी, और मतलब मेरे बालों से पकड़े घसीटते हुए मेरे सर भी मारा गया दीवार के साथ, और ऊपर चढ़ के मेरे मारा गया। मैं साइन नहीं कर रही थी तो मुझे मारते रहे तब तक, और 3-4 घंटे के लगातार मुझे मारा गया। तब क्या हुआ कि जब मुझे मार रहे थे तो बहुत सारे लोग रिहाई के लिए कुंडली थाने का घेराव करने लगे कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। तो लाठीचार्ज करके उनको पीछे कर दिया जाता है। तुरंत मुझे छोटी गाड़ी में डाल के खेतों के जरिए, क्योंकि कुंडली से बालगढ़ ताई तो किसान आंदोलन चल रहा है, तो रोड पूरा जाम है, तो उन्होंने पीछे से ले जाके कुंडली एरिया में से गाड़ी निकाल के खेतों के जरिए मुझे सोनीपत थाने में लेके जाया गया। और वहाँ पे एक अंधेरे कमरे में मेरे ऊपर तीन पुलिस वाले बैठ जाते हैं और मुझे ज़बरदस्ती बोला जाता है कि साइन करो, और मेरी बिल्कुल सांस भी आना बंद हो गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और प्लेन कागज़ मेरे सामने रखे गए और बहुत सारे कागज़ सामने रखे गए, मुझे साइन करवाए गए। साइन करवाने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मुझे मारा गया था। फिर मुझे इतना भी नहीं पता था कि कौन कोर्ट में, क्योंकि मैं पहले कभी जेल में नहीं गई, मुझे इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे फिर रात के टाइम पे 9-10 बजे के करीब काफ़ी टाइम मुझे सड़क पे खड़ा कर दिया गया। फिर जज के सामने पेश किया गया। मुझे नहीं पता था कि वो जज हैं। एक उनका घर था जो रात के टाइम में मुझे लेके गए। मुझे सिर्फ यही सवाल पूछा गया कि आपने गलत किया, आप बहुत गलत किए, आपने पुलिस मुलाजिम में हाथ उठाया। मैंने बोला भी ऐसा नहीं है। फिर मुझे वापस गाड़ी में डालकर मुझे करनाल जेल में 12 बजे छोड़ दिया गया। फिर जेल में भी मतलब मेरा मेडिकल कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस ने ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि इसने खुद मना किया कि मेरा मेडिकल नहीं करवाना मुझे, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं थी। मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर मुझे जेल में डाल दिया गया। 14 दिन मुझे क्वारंटीन रखा गया। जब मैं अपने घर वालों से मिली तो मैंने उनको बताया कि मेरा मेडिकल नहीं हुआ है और मेरी बहुत सारी चोटें हैं मेरे शरीर पे, और मुझे मेडिकल की ज़रूरत है, मुझे दवाई की ज़रूरत है। तो उन्होंने कोशिश की कि मतलब मेरा मेडिकल करवाया जाए, लेकिन 14 दिन के बाद जाके कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद मेरा मेडिकल हुआ। लेकिन तब तक मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन मेरे निशान थे जो बॉडी पर, वो उसका मेडिकल उसमें वो मेडिकल में आए हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हम गुम चोट नहीं लिख सकते, जो सर में आपके गुम चोट है वो हम लोग नहीं लिख सकते। तो जो शरीर पे निशान थे उसका जो मेडिकल हुआ है। उसके बाद मुझे जेल में मतलब बाहर की स्पोर्ट की वजह से जेल में थोड़ा बहुत ठीक रखा गया, क्योंकि डॉक्टर ने भी मतलब बोला कि काफ़ी स्पोर्ट थी और काफ़ी लोगों ने बोला कि बाहर से आपकी बहुत स्पोर्ट है, कि आपकी कोई गलती नहीं है। जेल प्रशासन ने मेरा अच्छा ध्यान तो रखा, लेकिन अगर मेरी बाहर से स्पोर्ट नहीं होती तो जेल में भी मेरे साथ दुर्व्यवहार होता, क्योंकि जो लड़कियां वहाँ पे थी उन्होंने बताया कि उनके साथ जेल में क्या क्या होता है। तो इसीलिए बाहर के लोगों की सपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत मैं ठीक रह पाई। उसके बाद ये है कि मैं किसी से मिलना अलाउड नहीं था, और सिर्फ मैं घर वालों को बहुत मुश्किल से मिल पाई। फिर उसके बाद मैं अपने वकील से मिल पाई, और 45 दिन के बाद मैं जेल से रिहा हो पाई, वो भी आम जनता की वजह से, और इन लोगों की वजह से जो मेरे साथ खड़े लोग हैं, जहाहिंदर सिंह बैंस, आर एस सिम्हा जी की वजह से, जहाँ महेंद्र सिंह सिरसा जी की वजह से आज हम लोग बाहर हैं। आम जनता की वजह से आज हम लोग बाहर हैं। जिन लोगों ने भी बाहर के देश में भी रहकर और दुनिया भर में से कहीं से भी आवाज़ उठाई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज भी हम महिलाओं की दशा बहुत ख़राब है, और इस सवाल को कौन सॉल्व करेगा। और सिर्फ एक महिला नहीं, इसमें अनेक महिला होनी चाहिए, और हर वो इंसान होना चाहिए जो ये जानता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। हर उस इंसान को, हर उस महिला को आगे आना चाहिए, ताकि हमारी जो महिलाओं की दुर्दशा ना हो, दलितों की दुर्दशा ना हो, और किसानों की दुर्दशा ना हो। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो किसानों के खिलाफ काले कानून आए हैं, जो लेबर कोड लाए गए हैं, जो मजदूरों के खिलाफ काले कानून आए हैं, उनको रद्द किया जाए। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक हम लोग सिंधु बॉर्डर पे, जहाँ टिकरी बॉर्डर पे हम लोग बार बार जाते रहेंगे, और मैं वहीं पे रहूँगी।
और मैंने यही आगे फ्यूचर में भी यही सोचा है कि जो मेरी ज़िंदगी है वैसे मेरी संघर्षशील ज़िंदगी रहे, चाहे कैसी भी ज़िंदगी रहे, मैं लोगों के लिए लड़ूंगी। क्योंकि डिग्री प्राप्त करने से मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के नौजवानों की जो स्थिति है वो डिग्री लेके घूमते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। तो जो मेरा आज मुझे काम सौंपा गया है, जो आज मुझे लग रहा है कि जो काम करना चाहिए, वो हमेशा करती रहूँगी। भगत सिंह ने भी ये काम किया था और भगत सिंह के टाइम उनको आतंकवादी बोला गया था। आज चाहे कोई भी मुझे गलत बोले या कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग आम जनता की आवाज़ ज़रूर बनते रहेंगे। आज भी हमारे समाज में जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी न्याय नहीं है। हमारी पुलिस प्रशासन इतना ख़राब है कि हम लोग जाते हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए, लेकिन उल्टा उन्हीं लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है जो जनता की आवाज़ बनता है। लेकिन आज हम लोग ये देख पाए हैं कि सच्चाई की चीज़ ज़रूर होती है। जनता के सामने कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो जनता के सामने कुछ भी नहीं है। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, जो आज सबके सामने आई है। आज जनता की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और मैं ये लास्ट तक मैं यही बोलती रहूँगी कि जनता की वजह से मैं बाहर आई हूँ, तो जनता के लिए मैं अपने आखिरी दम तक लड़ती रहूँगी। क्योंकि पहले जब मेरी पढ़ाई छूटी थी तो काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया कि आप कितना पढ़े लिखे हो और ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप क्या कर रहे हो और आप कौन हो। तो मैं बचपन से लेकर अभी तक मैंने मुश्किल से 12 क्लास की। फिर मतलब घरेलू जो मेरा था, आर्थिक मंदी इतनी थी कि मैं नहीं पढ़ाई कर पाई आगे। लॉकडाउन की वजह से भी मेरे पापा का जो काम छूट गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे कंपनी में कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनियों में आके काम करना शुरू किया। पहले मैंने एडिसन कंपनी में काम करना शुरू किया, फिर मैंने फेम कंपनी में भी काम किया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि शोषण बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। तो मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ा। जो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये संगठन बना है ये किसान आंदोलन में बनाया गया, तो उन्हीं के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये संगठन 3 साल पहले यहाँ पे काम कर रहा था। जब मैं यहाँ पे किसान आंदोलन से 2-3 महीने पहले काम करने आई, तब मैंने उसको ज्वाइन किया था और हम लोग मज़दूरों की लड़ाई लड़ने लगे। और मैं भी लगातार से मैं ये देख रही थी कि मज़दूरों के साथ ज़्यादती होती है, किसानों के साथ ज़्यादती होती है, महिलाओं के साथ ज़्यादती होती है। तो मैंने अपनी मम्मी से सीखा, या मैंने और भी बहुत से लोगों से सीखा। तो बचपन से ही जैसे मम्मी जाते थे धरना प्रदर्शनों पे या कहीं पे भी, तो हम लोग उनके साथ जाना, धरने पे जाके गीत गाना या नारे वारे लगाना, तब मैं बात बहुत कम करती थी क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो फिर हमारे गंदड़ में भी एक कांड हुआ था, रेप केस हुआ था, जिसके खिलाफ हम लोग बहुत लड़ाई लड़े थे। मेरी मम्मी ने बहुत लड़ाई लड़ी थी। तो उनको देखते हुए हम लोग सीखे कि कहीं पे भी जाओ, आपको कुछ भी करना पड़े, बिना लड़े हमें कुछ भी नहीं मिलता है। आप देखो एक बच्चा भी जब रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। लेकिन जो आज का समाज है, आज का टाइम है, उसमें अगर आप चुप रहते हो तो आपको दबा दिया जाता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं तो हमें कुछ मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान बोलता है उसको दबाने के लिए अलग अलग तरीके के एफआईआर वगैरह दर्ज की जाती है। उनको आतंकवादी बोला जाता है, खालिस्तानी बोला जाता है, नक्सलवादी बोला जाता है, या अलग अलग तरीके देशद्रोही कह के उनको जेलों में डाला जाता है।